हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का 9वां पाठ आविन्यों का संपूर्ण पाठ की व्याख्या करवाने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको आविन्यो पाठ पढ़ाने वाला हूं। और अगर आप हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो मैंने सभी पाठों के एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्य खंड संपूर्ण व्याख्या 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर इसके सभी पाठों की व्याख्या की वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ सभी विषयों का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अशोक वाजपेयी जी दिखते कैसे थे। ये है अशोक वाजपेयी। इमेज में आपको इसलिए दिखा देता हूँ जिससे आप लेखक को आसानी से और अच्छी तरह पहचान जाए। ये आविन्यो पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। हम इनके बारे में बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। आपको करना कि इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में ही हम आपको ये पाठ पूरा का पूरा अच्छे से समझा दें, इसलिए आप सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, किंतु उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने BA और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में MA किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी की निदेशक हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 से 3 बातों को आपको अच्छे से याद रखना है कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वह 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका जन्म तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन ये रहते थे सागर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सागर नामक जगह पर। यही उनका मूल निवास था। इनकी माता का नाम निर्मला देवी था और इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी है और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा होता है उसको वहीं सागर के एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त कर ली थी और वहीं उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से BA भी किया था। उसके बाद वे दिल्ली चले गए थे और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अंग्रेजी में MA किया था। उन्होंने वृत्ति के रूप में, वृत्ति कहा जाता है काम, कि उन्होंने काम क्या चुना, तो उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे। फिर वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त का होता है जहां आप काम करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, जब आपको रिटायरमेंट मिलता है तो उसे ही सेवानिवृत्त कहा जाता है। तो वे सेवानिवृत्त हो गए और उसके बाद वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक बन गए। उससे पहले आपने पढ़ा कि लेखक का जन्म कब हुआ, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, ये 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण थी। अब आप पढ़िएगा उनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि रचनाएं से रिलेटेड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी सा है, आदि उनके कविता संकलन है। ये जो इतने सारे हमने आपको रचनाएं बताई, ये रचनाएं, ये कृतियां उनकी कविता संकलन है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी सा, ये सभी के सभी उनकी कविता संकलन है। फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है, ये सभी की सभी उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जिनमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समस आदि प्रमुख है। अर्थात उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, लेकिन उनमें से ये पत्रिकाएं प्रसिद्ध हो गई थी, इसलिए प्रमुख हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस सम्मान 2004 ईस्वी तक प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ये आपने इस पैराग्राफ में पढ़ा, और उनको कौन कौन से सम्मान मिले ये आपने पढ़ा। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि सम्मान से रिलेटेड और रचनाएं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ये है कि समय से बाहर किसकी रचना है, ये पुस्तक किसकी रचना की है, तो आपको बताना है अशोक वाजपेयी ने।
तो इन्होंने कुछ कविताओं की रचना की थी। उन कविताओं का नाम है शहर अभी संभावना, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं हुई, बहुआ अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी सा। ये सभी की सभी उनकी कविता संकलन है। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया, ये सभी के सभी उस आलोचना की पुस्तकें हैं। तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर, ये सभी के सभी अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन उन्होंने किया था। और उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, जिनमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समस्या, ये सभी की सभी पत्रिकाएं प्रसिद्ध हो गई थी, इसलिए प्रमुख है। अशोक वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ये 3 सम्मान उनको 2004 ईस्वी तक प्राप्त हो चुके थे। सर्जन साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचना धार्मिकता की अंतरंग झलक है। यह पाठ उनके आविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संग्रहित है। इसी नाम के संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ कविताएं और रचनाएं हैं, जिनमें से दोनों विविधाओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप से यहाँ प्रस्तुत है। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहाँ लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था और प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती है, उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो इस पाठ में आप क्या पढ़िएगा, यह पाठ कहाँ बनाया गया था, इस पाठ को किस आधार पर बनाया गया था, इस सभी बात को आप इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। कि जो अशोक वाजपेयी जी थे, उन्हीं की एक रचना थी आविन्यो नामक गद्य था और कविता का संग्रह, वहीं से उनके एक गद्य से लिया गया इस पाठ को। इसी नाम के संग्रह में सृजनात्मक गद्य की कुछ कविताएं और रचनाएं भी उन्होंने की थी। ये जो आविन्यो है, ये एक फ्रांस के जगह का नाम है। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस के एक मध्ययुगीन ईसाई मठ का स्थान है, जहां वे 21 दिन तक रहे थे और वहां बहुत अधिक शांति थी, और वहीं उन्होंने इस पाठ की रचना की थी। और वे बताते हैं कि किसी भी पाठ की रचना करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शब्द की व्यवस्था भर ही नहीं होती है, उसकी रचना के लिए जटिल मानस के साथ स्थान परिवेश की भूमिका भी निर्भर और महत्वपूर्ण होती है। कि आप किस जगह पर बैठकर किस स्थान पर किसी पाठ की रचना करें, वो भी निर्भर करता है, उसकी भी बहुत अधिक भूमिका होती है किसी पाठ के निर्माण में। क्योंकि अगर आप एकांत स्थान में शांत से बैठकर किसी चीज़ को अच्छे से गहन अध्ययन कीजिएगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार रचना करने के लिए मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो लेखक के बारे में आपने 3 से 4 चीज़ों को पढ़ा। सबसे पहले लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इन सभी बातों को। दूसरे पैराग्राफ में आपने पढ़ा उनकी रचनाएं और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। और तीसरे पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि इस पाठ में आप क्या पढ़िएगा, इस पाठ का निर्माण कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये जो आविन्यो है, आप समझ गए होंगे कि आविन्यो पाठ एक ललित रचना है और आविन्यो एक जगह का नाम है जो कि फ्रांस में है, और यह एक ईसाई मठ का स्थान है। तो आविन्यो पाठ यहाँ से शुरू होता है। इस वीडियो को सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा पाठ बिल्कुल ही अच्छे से समझा दूं। और पाठ को जब आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसानी से बना दीजिएगा। तो आप सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलिए। लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गया था। ये सभी बात लेखक कह रहे हैं कि लगभग वे 10 वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गया था। दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी, और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। उस बरस वहां भारत केंद्र में था। पीटर बुक का विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था, और उन्होंने मुझे निमंत्रण भी भेजा था। पत्थरों की एक खादान में आविन्यो से कुछ मिलीमीटर दूर एक भव्य प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों से ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े आंगन में गाया था। एक बंदिश की याद है, दुम्र दुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। तो इसमें लेखक ने बताया कि वे वर्षों 10 वर्ष पहले एक बार आविन्यो गए थे, और आविन्यो जो है वह दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जो आविन्यो वह किस नदी के किनारे बसा है, तो वह रोन नदी के किनारे बसा है। इस वीडियो के बाद हम आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे इस पार्ट का, तो ये पूछेंगे कि यह जो
आविनो किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको अच्छे से याद रखना है रोन नदी के किनारे बसा है। और उन्होंने बताया है कि वह कुछ समय के लिए पोप की राजधानी भी थी। अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता था और वह उसी बरस भारत केंद्र में था। पीटरबुक का विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे अर्थात लेखक को अशोक वाजपेयी को निमंत्रण भी भेजा था कि आप भी आइए। पत्थरों की खादान में आविनो से कुछ मिलीमीटर दूर यह भव्य प्रस्तुति थी और सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों तक ठहरा रहा था। और कुमार गंधर्व आए थे। कुमार गंधर्व एक बहुत बड़े गायक थे और कुमार गंधर्व के बारे में आप 11वीं क्लास में हिंदी दिगंत भाग 1 के चौथे पाठ में पढ़िएगा। तो कुमार गंधर्व जो थे वे वहाँ आए थे और उन्होंने एक गाना भी गाया था, बड़े से आंगन में गाया था। एक बंदिश भी उनको याद है, दुम्र दुम लता लता, ये एक बंदिश एक गाने का टाइटल उनको याद था। इस समारोह के दौरान वहाँ अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। रोन नदी की दूसरी ओर आविन्यो का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है बोलनव ला आविन्यो, अर्थात आविन्यो का नया गांव, या शायद कहना चाहिए कि नई बस्ती। वहां दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्बोसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना ला सतरुज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और इसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो ला सतरुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुघड़ जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। ये जो रोन है, रोन नदी के एक किनारे तो आविन्यो बसा हुआ था और वही बताया जा रहा है कि रोन नदी की दूसरी ओर आविन्यो का एक हिस्सा और था जो कि बिल्कुल ही स्वतंत्र था और उसका नाम था बोलनव ला आविन्यो। उसका नाम था दूसरे स्थान का बोलनव ला आविन्यो और उसको कहा जा सकता है कि ये आविन्यो का ही एक नई बस्ती था, एक नया गाँव था। वहाँ दरअसल जो फ्रेंच शासक थे उन्होंने पोप की राजधानियों की जो गतिविधियां थी उस पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था और उस किला में एक ईसाई मठ भी था जिस ईसाई मठ का नाम था ला सतरुज। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि उस ईसाई मठ का नाम क्या था, तो ला सतरुज था। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। जो ईसाई मठ में ला सतरुज था, उस ला सतरुज का 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति जब तक नहीं हुआ था उस समय तक तो उस चीज़ का उपयोग, उस बिल्डिंग का उपयोग धार्मिक उपयोग होता रहा, अर्थात वहाँ धर्म के आधार पर उपयोग उसका होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। जब क्रांति हुई थी फ्रांस की क्रांति, तो उस फ्रेंच की क्रांति होने से इस स्थान पर उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और जो उसका धार्मिक उपयोग होता था वो न होकर सभी लोग उसमें रहने लगे थे। इस सदी की शुरुआत में ला सतरुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने इमारतों को वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुघड़ जीर्णोद्धार कर उनमें यथासंभव पहले जैसा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे एक संरक्षित स्मारक बनाकर रखकर भी उसमें कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम में बिताते हैं। दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित है, उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है और पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं और पीछे आगात भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, चाहे वहां अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 सैलानी यह जगह देखने आते हैं। अन्यथा बेहद शांत और नौरव स्थान है, अर्थात वो जो स्थान था जिसको साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था उसके बाद साधारण लोगों से उस स्थान को खरीद कर फिर से उसको पहले जैसा करने की कोशिश की गई थी। और वहाँ फिर जो ये संगीतकार होते हैं, जो ये अभिनेता होते हैं, जो ये रंगकर्मी होते हैं, जो ये नाटककार होते हैं, ये सभी लोग वहाँ आने लगे थे शूटिंग करने के लिए, वहाँ मूवी वगैरह बनाने के लिए आने लगे थे। लेकिन वे जब आते थे तो वे जो पुराने फर्नीचर 14वीं सदी का था उन्हीं 2 कमरों में चैम्बर के सुसज्जित हुआ करते थे। पुराने जो ईसाई थे उनके कुछ चैम्बर्स होते थे, उसी चैम्बर्स में वे रहते थे। लेकिन उसमें जो वो था फर्नीचर, जो रहने का लकड़ी वगैरह का था, वो तो 14वीं सदी का जैसा ही था, लेकिन उसमें जो रसोई घर और नहान घर था वो बिल्कुल ही आधुनिक आज के समय जैसा था। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी थी। उनके द्वार पर कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते थे, पीछे आगात भी थे, पीछे से एक दरवाजा भी था। सप्ताह के 5 दिन तो वे सब
रात का भोजन करने की सुविधा एक साथ थी, लेकिन बाकी हर दिन का नाश्ता आप कहीं भी बनाकर स्वयं से कर सकते हैं। और आज तक 50 सैलानी और रोज के रोज 51 सैलानी उस जगह को देखने आते थे। वह जगह बेहद शांत और नीरव स्थान था। विलनव एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तक पत्रिकाओं का दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि है। आविन्यो और आसपास के अन्य शहर कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है। अर्थात ये जो विलनव आपने पढ़ा आविन्यो विलनव, ये रो नदी के किनारे बसा हुआ एक दूसरा उसी का जगह था आविन्यो का। तो यह जो आविन्यो था, एक नया बस्ती के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। यह एक छोटा सा गाँव था, उसमें एक पुस्तक पत्रिकाओं की दुकान थी, एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, एक कब्रगाह था, कई रेस्तरां थे और बार इत्यादि थे। आविन्यो के आसपास एक अन्य शहर कस्बों से बस व्यवस्था भी सुलभ थी। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था, तब मैं नहीं जा पाया था। यह अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 दिन वहां रहा। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक अपनी साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्राय कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने के का जीवन में यह पहला अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य कविताएं भी रचनाएं लिख दी थी। अर्थात जो इस पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी हैं। तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार के सौजन्य से, अर्थात फ्रेंच सरकार ने ला सत्रुज में रहकर उनको काम करने का एक बार न्योता भी दिया था पिछली गर्मी में, लेकिन उनको न्योता दिया गया था 1 महीने का, लेकिन उतना समय उनके पास नहीं था, उतना समय भी निकाल भी नहीं सकते थे। इसलिए करीब 19 दिन वहाँ जाकर रहे थे और उन्हीं 19 दिनों में बहुत शांति, जैसा कि आपने इससे पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ लिया, वो जो स्थान था बहुत अधिक शांत स्थान था। वहाँ किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होता था। और जब वे वहाँ गए थे, वे 19 दिन वहाँ रहे थे, तो वे अपने साथ एक हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत की टेप्स भी भरकर लेके चले गए थे। सिर्फ अपने ही रहने और लिखने के अलावा प्राय उनको कुछ और करने की व्यवस्था न होने पर जीवन में उनको यह पहला ही अवसर था कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ रहना है और लिखना है। इतने निपट और एकांत स्थान में रहने का अनुभव भी उनको कभी नहीं था। कुल 19 दिन वहाँ रहे थे और उन 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं उन्होंने लिख दी थी। तो ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि उन्होंने उन 19 दिनों में कितनी कविताएं और कितनी गद्य रचनाएं लिखी थी। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, जब अशोक वाजपेयी विलनव छोटे से गांव के स्थान में गए थे, एकांत स्थान में, तो उस एकांत स्थान में सिर्फ 19 दिनों में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं भी लिख दी थी, क्योंकि वो स्थान ही बहुत शांत था। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द आविन्यो। कवि अति यथा अर्थवादी कवित्री आंद्रे बेता, रेनेसो और पाल द एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं आविन्यो में साथ रहकर लिखी थी। ला सत्रुज के निदेशक ने जब पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि से इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। भय और पवित्रता से, आसक्ति से भरी हुई है। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। आविन्यो को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई। कवि प्रणीति भी हर जगह हम कुछ पाते बहुत सा गवाते हैं। ला सत्रुज में पाया गया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, जो गंवाए उसकी गहरी पीड़ा भी है। ये जो आविन्यो पाठ आप पढ़ रहे हैं, ये आविन्यो पाठ भी उसी मठ में लिखा गया था, उस एकांत स्थान पर। उस एकांत स्थान पर बहुत सारी कविताओं को लिखा गया था और बताया जाता था कि ये कविताएं सुंदर, निविड़ और सघन होती थी, जिन पर लेखक को भी विश्वास नहीं था। ये आविन्यो जो है वह भी उसी मठ में लिखकर लिखी गई थी। कवि प्रणीति भी हर जगह कुछ पाते थे तो बहुत सा गंवाते थे। जो ला सत्रुज था, जो एक ईसाई मठ था, उसमें जो पाए जाने वाला गहरी कृतज्ञता मन में थी, जो गवाए हैं उसकी गहरी पीड़ा भी थी, क्योंकि वो स्थान बहुत अधिक स्थान था। फ्रांस का एक रो नदी के किनारे बसा हुआ आविन्यो एक स्थान है। इसके बाद एक आप कविता को पढ़िएगा, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो सबसे पहले मैं पूरे कविता को पढ़ देता हूँ और कविता को पढ़ने के बाद इसका जो भावार्थ है वो भावार्थ मैं आपको समझाऊंगा कि इस कविता के माध्यम से लेखक हम लोगों को समझाना क्या चाहते हैं। तो कविता का नाम है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेसा रेसा धीरते हुए, सिरा सिरा छीलते हुए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती हैं आवाजें। भैं भैं करता रात का बिबियान और अंधेरा अपने अभेद्य हृदय में। कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा करते बैठे रहते हैं पत्थर।
हरे सपने भूरी पहेलियां पीला पड़ता समय, चित्ती भाषा आदिम अंधेरा सब घेरता है पत्थरों को, पर अपलक बाग बटोरते अगोरते एक बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर, बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे काम करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो ये जो पत्थर है, इस पत्थर पर एक कविता लिखा गया है और इस कविता के जरिए लेखक हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किसी देवता या काल का नहीं पता, नहीं धीरज से पत्थर किसको प्रतीक्षा में है। उनके रेशा दिन प्रतिदिन झड़ रहे हैं, सिराएं छिल रहे हैं, जो उनके रेशा हैं वे दिन प्रतिदिन झड़ रहे हैं, उनकी जो सिराएं हैं वे दिन प्रतिदिन छिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो पत्थर हैं किसी न किसी की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। मेघ बरसता है, मेघ बरसता है, मेघ गिरता है, या मेघ नहीं मेघ होना चाहिए था कि मेघ बरसता है, सूखी पत्तियां धूप गिरती हैं आवाज़ें। जब मेघ बरसता है, जब बादल होता है तो बादल से जो बारिश होती है उससे हरे पत्ते और धूप पड़ते हैं। सुनसान भय उस वातावरण में अपने हृदय में प्राचीनता की धुन गाते हुए भी जो पत्थर हैं वे प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। सुखद अपने अलझुनी पहेलियां समय से प्रेरित दुखी भाषा प्राचीनता आदि सब पत्थर को प्रभावित करती है, लेकिन ये पत्थर बिना ही पलक गिराए सीमाहीन भूभाग में खड़ा होकर सिर उठाए कामनाहीन मुख ये पत्थर पता नहीं किसकी प्रतीक्षा में रत हैं, अर्थात किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ लिया कि ये जो पत्थर हैं ये सिस्ती भाषा आधी मंदेरा सब घेरता है पत्थर को, पर अपलक बाट अगोरते एक बहती चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर, बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो पत्थर बताता है अपने बारे में कि जो पत्थर हैं वह किस प्रकार की सामनाओं का, किस प्रकार की इन समस्याओं का सामना करता है और किस प्रकार की पीड़ा में रहता है। उन सभी पीड़ा को बताते हुए लेखक बताते हैं कि प्रतीक्षा करते रहते हैं हमेशा पत्थर हमेशा न हमेशा किसी न किसी की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो आप ये जो कविता है इस कविता को पढ़ गए होंगे, समझ गए होंगे। ये एक गद्य खंड में एक कविता है। इसके बाद जब हम आपको काव्य खंड शुरू करेंगे, ये अभी हमको जो पढ़ा रहे हैं गद्य खंड का 9वां पाठ पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद आपके काव्य खंड का भी 12 पाठ है। जब काव्य खंड को पढ़ाएंगे तब आपको कविताओं को पढ़ाएंगे और कविताओं को और भी अधिक अच्छे से समझाएंगे। तो इस कविता में सिर्फ हिंदी का कविता है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, और जो आपको समझ नहीं आएगा वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम ID में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं फास्टली इस कविता को पढ़ देता हूँ, क्योंकि कविता को अगर आप ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो आप उसके अर्थ को स्वयं ही समझ जाइएगा। किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, धीरज से रेसा रेसा झीरते हुए सिरा सिरा छिलते हुए प्रतीक्षा रत रहते हैं पत्थर। मतलब किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं पत्थर। धीरज से मतलब बिल्कुल ही धैर्य से, उनको किसी की प्रकार की कोई जल्दी नहीं रहती है। रेसा रेसा झरते हुए सिरा सिरा उनका छिलता है, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा रत में रहते हैं पत्थर। मेघ गिरता है मतलब बादल गिरते हैं, बारिश होता है, सूखी पत्तियां और धूप गिरती हैं आवाज़ें, भाई भाई करता बिबियान और अंधेरा, अपने अभेद्य हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। मतलब वे अपने दिल में किसी प्रकार की कोई प्राचीनता का धुन दोहराते हुए हमेशा प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने भूरी पहेलियां पीला पड़ता समय, छिजती भाषा आदिम अंधेरा सब घेरता है पत्थर को, पर अपलक बाट अगोरते एक बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। मतलब इतना कुछ पत्थर को होता है, लेकिन फिर भी वह एक जगह सिर झुकाकर खड़ा रहता है। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं पत्थर। वे बिना शब्द ही कविता लिख देते हैं, बिना पसीजे कामना करते रहते हैं और बिना अपना माथा झुकाए प्रार्थना भी करते हैं पत्थर। तो इस प्रकार आप इस जो कविता है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, इसको जरूर समझ गए होंगे। इसके बाद अब आप पढ़िएगा नदी के किनारे भी नदी है। ये आविन्यो में ही आपको पढ़ा रहे हैं, आविन्यो का ही नेक्स्ट भाग है, नदी के किनारे भी नदी है। यहाँ पास में ही रोन नदी है, इस तरह विलन और दूसरी तरफ आविन्यो। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आविन्यो जो है फ्रांस की एक जगह का नाम है और वह रोन नदी के किनारे बसी हुई है, और उसके एक तरफ आविन्यो है और दूसरी तरफ एक छोटा सा जो नया बस्ती आपने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा था, उस बस्ती का ही जो नाम था विलन। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उस तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है।
और कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बहते रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भींगती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गाय नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। अर्थात इसमें बताया ये गया कि नदी के किनारे भी नदी है। जो नदी है, जैसा कि रोन नदी को देखकर इसमें बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उस तट पर बैठे हुए थे। और अगर आप किसी भी नदी के तट पर बैठकर, अर्थात जो उसका बैंक होता है, जो उसका तट होता है, अगर आप उसके तट पर बैठकर लगातार एक तक उस नदी की जो धारा, उस धारा को, उस जल को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि जल स्थिर है और ये जो तट है ये बह रहा है। जैसे कि अगर आप कभी किसी गाड़ी वगैरह में बैठे होंगे, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे होंगे, तो जब आप ट्रेन में बाहर की ओर ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ट्रेन रुका हुआ है और जो बाहर का नज़ारा है वो चल रहा है। अगर आप कभी नाव में बैठिएगा, ध्यान से देखिएगा एक टक नदी में, तो आपको लगेगा कि हमारा जो नाव है वो रुका हुआ है और पानी चल रहा है। तो वैसा ही लगता है जब नदी के तट पर बैठकर नदी को बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, उस जल को, तो जल हम लोगों को स्थिर लगता है और जो तट है वो बहता हुआ प्रतीत होता है। तो उसमें बताया ही गया कि एकटक देखने से जो नदी है वही तट बह रहा है ऐसा लगता है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ हम लोगों का बहना। अगर हम लोग नदी के तट पर बैठते हैं तो हम लोगों का नदी के साथ बहना, और नदी कई बार स्थिर होती है और हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना ही नदी होना है। अगर हम लोग नदी के पास हैं तो हम लोग भी नदी है। उसी प्रकार विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी एक कविता लिखी थी, नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते, जो कभी कभार थोड़ी देर के लिए भी नदी के किनारे जा बैठते हैं, वही भी कुछ देर के लिए ही सही लेकिन नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों के साथ हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलती और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मालाएं, शब्द भंगिगामाएं, जीवन छवियों और प्रतीतियों आकर मिलती और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। ना नदी के किनारे ना ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए तो उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता और अनंत से अभिषेक करती है। तो बताया गया इसमें नदी की जो समानता है वह कविता से की गई है कि जैसे कि नदी है, उसमें न जाने कहाँ से जल आकर मिलता है और विलीन होता रहता है। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता, मतलब उसमें जल की कमी नहीं होती। नदी में जो जल है वह हमेशा रहता है। उसी प्रकार बताया गया कि कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मालाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवि और प्रतीतियां आकर मिलती रहती हैं और तदाकार होती रहती हैं। जिससे जल रिक्त नहीं होती, अर्थात जैसे नदी कभी भी जल से रिक्त नहीं होती, उसमें पानी कभी भी सूखता नहीं है, वैसे ही कविता कभी शब्द रिक्त नहीं होती। कविताओं में कभी भी शब्द सूखते नहीं है, शब्द की कमी नहीं होती है, शब्द खाली नहीं रहता है। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं, मतलब हम लोग न ही नदी के किनारे बैठकर तटस्थ रह पाते हैं और न ही कविता को सुनकर तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो उसकी अभिभूति से नहीं बच सकते। नदी और कविता हम बरबस में शामिल हो जाते हैं। अर्थात नदी के किनारे अगर हम लोग बैठ जाएं और एकटक नदी को देखते रहें या फिर कविता को बिल्कुल ही ध्यान से सुनते रहें तो हम दोनों में बरबसी शामिल हो जाते हैं, उनको अनुभव करने लगते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही चेहरों पर कविता की चमक भी आती है। निरंतरता नदी और कविता दोनों हमारी नश्वरता और अनंत से अभिषेक करती है। वैसे ही एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। अर्थात एक कविता का पंक्ति लेखक ने बताया कि पंक्ति में था कैसी तुम नदी हो, तो उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो वैसी मैं नदी हूँ, क्योंकि इसमें नदी के किनारे भी नदी है। इस पैराग्राफ में जो लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ा, इसमें नदी में और कविता में क्या समानता है वो बताया गया। तो इस प्रकार आपका अभिनय पाठ समाप्त हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको यह पाठ नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इस PDF के अलावा भी अन्य कई चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सके, क्योंकि
अगर यह ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचेगी तो इसके अलावा भी आपको लिए आगे भी वीडियोज निरंतरता बनाता रहूँगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।